हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। इसमें जो हम टॉपिक्स जानेंगे वो आपने थंबनेल में देख ही लिए होंगे और हम उनकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका एडिशन थ्रू रेजोल्यूशन। ठीक है, मतलब अभी आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 1 ऑफ द वेक्टर्स में हमने ये सीखा था कि कैसे हम कोई भी वेक्टर अगर एक हमको दिया है तो उसको हम कैसे एक्स वाई में, एक्स वाई जेड में रिजोल्व कर सकते हैं, 2D या 3D में कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स को सीखा कि टू वेक्टर्स है तो कैसे ऐड करते हैं। अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी तो कैसे ऐड करेंगे, आर जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं मैं पैरेललोग्राम लॉ की बात कर रहा हूँ। बट कभी कभार ऐसा देखिए, वो जो लॉ है आप नोटिस करिए, उसमें केवल दो दो वेक्टर्स के बारे में आपको बताया गया है कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है। मान लीजिए आपको तीन वेक्टर दिए गए हों या उससे भी ज्यादा वेक्टर्स दिए गए हों, तो आप कैसे उसको ऐड करेंगे। आप पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं, बट वो काफी टिपिकल पड़ेगा। जैसे कि आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, 37 डिग्री पर आपका ये 5 मीटर का वेक्टर है, फिर 3 मीटर का है, फिर 2 मीटर का है। इसको अगर आप पैरेललोग्राम से ऐड करेंगे, आप लोग वीडियो पॉज करके, मैं तो कहूंगा आप ट्राई करिए ऐड करने को। ठीक है ना, कई लोग ऐसे जो है, ज्यादातर लोग इसे नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी तो गलत आंसर आएगा। और अगर किसी एक आध से सही आ भी गया तो थोड़ा सा इशू होगा, मतलब काफी लंबा मेथड जा रहा होगा। ठीक है, सो जो है आप इसे ट्राई करिए पॉज करके, मैं है ना, उसके बाद मैं तो उसको कर ही रहा हूँ अभी। तो ऐसे 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 वेक्टर्स को जो कि मोर देन टू वेक्टर्स जहां पर हैं, वहां पर पैरेललोग्राम लॉ लगाना उतना भी सूटेबल नहीं होता है। वहां पर जो हमने रिजॉल्व करना सीखा है ना, तो उस रेजोल्यूशन के मेथड से ही हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो कैसे करते हैं, कैसे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को यूज करते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, लेट अस सी। तो ये तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। याद क्या करना, मोटा मोटी क्या बात है कि दो वेक्टर्स से ऊपर अगर मोर देन टू वेक्टर्स होंगे तो रेजोल्यूशन का मेथड जो है वो ऐड करने के लिए बेस्ट रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है एज कंपेयर टू पैरेललोग्राम। तो अब देखिए हमारे सामने ये तीन वेक्टर्स है, तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे, तो उसमें लगाइए जरा रूल लगाइए आप रेजोल्यूशन का। देखिए रूल लगाने से पहले सबसे पहले मेरी बात सुनिए। ये 37 डिग्री के रिलेटेड में एक ट्राइंगल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ये आपको बार बार मिलेगा, हो सकता है कई लोग जानते भी हों, जो लोग 11th में है वो तो बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे, और जो लोग अभी 12 पास किए हैं उनको भी शायद कईयों को पता हो, और अगर नहीं भी पता है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत धुंधला पता होगा। तो देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल 3 और 4 के बीच में अगर एक राइट एंगल है और सामने हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग 5 ही होना है, तो 5 और 3 के बीच का एंगल होता है 53 डिग्री। 3 के सामने का एंगल, 3 के सामने का 3, 3 प्लस 4 7 डिग्री। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल कहलाता है। एसटीडी ट्राइंगल मतलब स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है और ये कॉम्पिटिटिव फिजिक्स में आपको ट्रेमेंडसली आपको देखेंगे इसका यूज आपको मिलेगा। चाहे वो यहाँ की बात हो, चाहे वो ऑल्टरनेटिव करंट की बात हो, चाहे वो न्यूटन्स लॉस की बात हो, आप देखेंगे ये आपको बार बार ट्राइंगल मिलेगा। 3 4 5, 3 और 4 के बीच में 90 डिग्री, 5 और 3 के बीच में 53, और 3 के सामने 3, 3 प्लस 4 7। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इसका फायदा क्या होगा अभी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, रेजोल्यूशन आपको करना है तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसमें जो रूल होता है कि सबके आप एक्स कंपोनेंट निकाल लेंगे। ठीक है ना, सबके आप एक्स कंपोनेंट निकालिए। तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कन्वेंशनल वे में, या जो स्कूल लेवल, जो स्कूल का तरीका है, एक्स कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर, एक्स कंपोनेंट ऑफ 3 मीटर, एक्स कंपोनेंट ऑफ 2 मीटर, ये नहीं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्टली निकालूंगा। ठीक है ना, यहाँ आपके सामने फिगर में। ठीक है, जो लोग स्कूल एग्जाम वाले हैं, ठीक है, वो देख लें इसका एचसीवी में जो ऑफिशियल सोल्यूशन है वो कैसा है। मैं भी करा दिया करूंगा, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं। फिलहाल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, और कॉम्पिटेटिव वालों को तो बिल्कुल ऐसे ही करना जैसा मैं कर रहा हूँ। तो ये 5 मीटर है, जरा इसका एक्स कंपोनेंट निकालिए। क्या होगा इसका एक्स कंपोनेंट, आपको नहीं लगता कि यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करेंगे तो आपको इसका एक्स कंपोनेंट यहाँ पर मिलेगा, रेड कलर से दिखा रहा हूँ, कितना मिलेगा, 5 cos 37 डिग्री। ये 3 मीटर का आपको क्या मिलेगा, 3 मीटर का कितना एंगल है, एक्स है। देखो 3 मीटर का जो वेक्टर है वो एक्स के पैरेलल है, तो ये होगा 3 cos 0। 3 cos 0 यानी कि 3 ही रहेगा, 3.0 मीटर का 3.0 मीटर रहेगा। अब 2 मीटर देखो, 2 मीटर का जरा एक्स कम देखो जरा कितना आएगा, इसका कितना एंगल है, 90 डिग्री है कि नहीं। तो 2 cos 90 कितना होगा, 0। ये ऐसे देख सकते हो कि यहाँ टॉर्च लगाओगे तो इसका यहाँ पे खाली पॉइंट आएगा, कोई एक्चुअल लेंथ आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका जो एक्स कंपोनेंट आया, इन तीनों का जो नेट एक्स कंपोनेंट डायरेक्टली ऐड करके यहाँ लिख दीजिए कितना आ रहा है। ये आ रहा है 5 cos 37 प्लस 3। जरा यहां से एक काम करो यार, 5 cos 37 निकाल लो। ठीक है ना। अच्छा cos 37 कितना होता है, cos 37 आपका होगा, cos 37 निकाल लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 अपॉन 5। 5 से 5 कट गया, कितना आएगा यहाँ पे
यहाँ पर ये कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ठीक है। 5 cos 37 इज कमिंग आउट टू बी 4, 4 and 3 कितना हो रहा है, तो x कंपोनेंट कितना आ गया 7.0 मीटर्स। अब आते हैं y कंपोनेंट पे, तो y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, जैसे हमने x कंपोनेंट निकाला था वैसे ही हम y कंपोनेंट निकालेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि इसका जो y कंपोनेंट आएगा क्या आएगा, साइन आएगा, 5 sin 37 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक टॉर्च लगाऊं तो इस 3 का कितना आएगा, यहाँ पे एक डॉट ही तो आएगा, मतलब 3 का कोई एंगल नहीं आने वाला, ठीक है, मतलब 3 का कोई कंपोनेंट y पे नहीं आने वाला। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 3.0 cos 0 लिखा था ना मैंने, 3 cos 0, तो ये कितना आएगा 3 sin 0। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहाँ पर अगर x एक्सिस का एंगल है 0 तो y से कितना होगा 90 डिग्री, तो यहाँ हमने 3 cos 0 दिया था, तो वहां क्या लेंगे 3 sin 0 लेंगे। तो इस 3 का तो अगर है टॉर्च लगाओगे तो कोई कंपोनेंट आना ही नहीं है, या 3 sin 0 के अकॉर्डिंग देख लो, और ये 2 एज इट इज पूरा यहाँ आ जाएगा। तो जरा 2 का कंपोनेंट लेना है यहाँ पर, तो कितना आएगा, सिंपली 2 मीटर ही आएगा। तो जरा यहाँ से ry निकालो, तो 5 sin 37, तो जरा 5 sin 37 यहाँ से, इसीलिए हम लोग ने इसको लिखा भी है। sin 37 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5, 5 से 5 कट गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3.0 मीटर आ गया। ओ सॉरी, 3 सिर्फ ये आएगा यार, 3 सिर्फ ये आएगा, 3 + 2 ये कितना आएगा 5, टोटल कितना आएगा यहाँ पर 5.0 मीटर्स। तो ये आपका देखिए टोटल x कंपोनेंट आ गया, टोटल y कंपोनेंट आ गया, ठीक। अब जो है इसमें बात ही उठती है कि इससे फायदा क्या आपको, देखो अगर तुम कहीं पे 500 का नोट तोड़वाते हो, 100 के 5 नोट अगर तुमको मिलते हैं, तुमने दुकानदार को 500 का नोट दिया, उसने तुमको 100 के 5 नोट दिए, तो 500 का खुद रख लेता है ना, वो 500 तुम्हारे हाथ से गया, वो खत्म, ठीक। वो चीज टूट गई तो हिस्सों में तो टूट गई ना, वो पुरानी बची थोड़ी ना। वैसे ही ये वेक्टर्स को हमने क्या किया, x और y कंपोनेंट्स ने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, तो अब ये वेक्टर्स बचे ही नहीं, ये 5 3 2 खत्म हो चुके हैं, दे आर फिनिश्ड, ठीक। तो अगर ये फिनिश हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, अब ये क्या हो गया, अगर वो फिनिश हो गया तो केवल हमारे दो वेक्टर्स यहाँ पर आ गए, 7 और 5, तो इनको ऐड कैसे करोगे भाई, बहुत सिंपल है, इनके बीच एंगल 90 डिग्री है, पाइथागोरस तुमको मतलब पाइथागोरस से ही हो जाएगा वैसे तो, लेकिन चलो ठीक है, तुम एक काम करो, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये r आएगा, चलो तुम उसको पैरेललोग्राम लॉ से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। r इज इक्वल टू √5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस, बीच का एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। समझा मैं क्यों कह रहा था कि पाइथागोरस ही हो जाएगा, देखो ये 5 7 है तो ये भी 5 हो गया, 7 का बच्चा कर लेगा अब इसको, ठीक है ना। तो ये r क्या हो गया, इनका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये भी तो 90 डिग्री है, सो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 25 प्लस 49 इज इक्वल टू √74 यूनिट्स आएगा। तो रिजल्टेंट आपका 74 यूनिट्स आ गया। बट जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी है, बिना एंगल के काम नहीं चलेगा, तो लेट अस से ये एंगल अल्फा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें tan अल्फा जरा निकालो, तो tan अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 5/7, तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया आपका tan इनवर्स 5/7। 11th वाले भी इतना जाने, tan इधर से आके इधर से इधर जाता है तो इनवर्स हो जाता है, क्यों होता है कैसे होता है हम मैं आराम से बता दूंगा, परेशान अभी ना हो। तो ये आपका मैंने आपको एक ऐसा वेक्टर सॉल्व करके दिखाया जो कि कैसे सॉल्व होता है, जो कि आपका मोर देन 2 वेक्टर्स का केस है, और इसमें डायरेक्टली पैरेललोग्राम लॉ जो है वो यूज नहीं होती है, इसमें हम लोग रेजोल्यूशन के वाया जाते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स आपका दो तरह का होता है, पहले को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका जो रिजल्टेंट आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। और वेक्टर और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो मल्टीप्लिकेशन के बाद यील्ड करता है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। फिलहाल हम अभी डॉट प्रोडक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं इसको जो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट इसको मिटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है, पहले एक बार हम एक पढ़ेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट, तो इसका तरीका क्या होता है लिखने का, सो डॉट प्रोडक्ट इज रिटन एज, बस एक सेकेंड, डॉट प्रोडक्ट इज रिटन एज, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, इनके मैग्नीट्यूड्स मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, इनके बीच का एंगल है थीटा। अब लेट अस से उन्होंने कहा है कि इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए a और b का, तो आप क्या करेंगे, a डॉट b इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। ये इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स मतलब जो वे ऑफ राइटिंग, कि ये तरीका है इसका लिखने का, ये फॉर्मल मेथड है ए बी कॉस थीटा लिखने का।
एक बहुत ही सरकारी एग्जांपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ए आपको दे रखा है, वेक्टर ए क्या है, 5 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स, और जो आपका बी वेक्टर है वो आपको दे रखा है, या इसको बी कर लो जरा, और जो आपका ए वेक्टर है वो क्या दे रखा है, 6 यूनिट्स अलोंग द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन एट एन एंगल of 60 degree from the positive x axis, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डायरेक्शन कौन सा है, 60 डिग्री, किधर, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इन एंटी क्लॉकवाइज ACW सेंस। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव एक्स से जो डायरेक्शन 60 डिग्री के इधर है ना, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इधर है, उस तरफ हमारा ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू 6 यूनिट्स है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो बहुत ही आसान है। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे आप, ए बी कॉस थीटा, यानी कि 5 इंटू 6 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 6 इंटू कॉस 60, 1/2, 2 1 2 3 कितना आ जाएगा, 15 यूनिट्स स्क्वायर, या जो भी है यूनिट्स, फिलहाल अभी उसके चक्कर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप जरा देख लें इसको एक बार। लेकिन ये क्या है, ये जस्ट बिगिनिंग है। इस तरह से एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट के सवाल इस तरह से नहीं आते हैं, ना इस तरह से करा जाता है। ये तो बस एक बेसिक वो बताना था कि डॉट प्रोडक्ट ऐसा होता है, ठीक। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा देखते हैं। तो मेन चीज ये आ रही है आपकी, ये आपका एकदम फर्स्ट पार्ट था डॉट प्रोडक्ट का, जिसमें हमें खाली जानना था कि उसे लिखते कैसे हैं। सेकेंड पार्ट, डॉट प्रोडक्ट इन IJ के फॉर्म, मतलब अगर वेक्टर्स आपको IJ के फॉर्म में दी गए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो उस केस में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो जैसे आपको दे रखा है, मान लीजिए A इज इक्वल टू AX I कैप, जैसा कि मैंने आपको बताया था AX का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ A अलोंग X एक्सिस, ठीक है ना। और उसको वेक्टर, ये तो हो गया कंपोनेंट ऑफ A अलोंग X एक्सिस का मैग्नीट्यूड। अब X एक्सिस की तरफ डायरेक्शन को प्रोवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, X एक्सिस के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, और बी वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, BX I कैप BY J कैप BZ K कैप। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अब देखिए, तो यहां से अगर मुझे A डॉट बी निकालना है तो क्या लिखेंगे आप, AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप डॉट, डॉट लेंगे किसके साथ, B के साथ, B क्या है, BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। तो ये आपका A डॉट बी यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब जैसा कि आप जानते हैं रूल क्या है, आपने क्लास 7 स्पेशल प्रोडक्ट्स में पढ़ रखा है। सबसे पहले इसका पहला टर्म रखेंगे, फिर अगला पूरा रखेंगे, फिर सेकंड टर्म रखेंगे, अगला पूरा रखेंगे, फिर थर्ड टर्म रखेंगे, अगला पूरा रखेंगे। मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले लिखेंगे AX I कैप, अगला पूरा टर्म, ये डॉट आप किस, ये डॉट AX I कैप का डॉट किससे ले रहे हैं, पूरे ब्रैकेट से। तो क्या लिखेंगे, BX I कैप BY J कैप BZ K कैप प्लस AY J कैप, अब अगला लिखेंगे और फिर पूरा ब्रैकेट ब्रैकेट लगाएंगे। क्लास 7 में आपने पढ़ रखा होगा ये, BX I कैप BY J कैप BZ K कैप, फिर आप प्लस लगाएंगे और फिर तीसरा टर्म लिखेंगे यहाँ का AZ K कैप, फिर अगला पूरा ब्रैकेट BX I कैप BY J कैप BZ K कैप। तो ये A डॉट भी जब आप लिखेंगे तो ये पूरा इस तरह से आएगा। अब अगला रूल क्या है, रूल तो इन द सेंस जब से खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका इसके साथ डॉट लेंगे, फिर इसका इसके साथ डॉट लेंगे, फिर इसका इसके साथ डॉट लेंगे, सेम इसका इसके साथ लेंगे, फिर इसका इसके साथ लेंगे, फिर इसका इसके साथ लेंगे, एंड सेम विल कंटिन्यू ओवर हियर, ठीक है।
तो जरा इसको ओपन अप करिए। ए डॉट बी क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स। एक काम करते हैं, ऐसे लिखो, स्केलर स्केलर इंटू स्केलर और वेक्टर इंटू वेक्टर, ऐसे बेटर रहेगा लिखना। तो ए एक्स बी एक्स ये आप अलग कर लीजिए, और ब्रैकेट स्केलर इंटू स्केलर हो गया। अब वेक्टर इंटू वेक्टर क्या लिखेंगे, आई डॉट आई प्लस अगला लिखिए ए एक्स बी वाई स्केलर इंटू स्केलर वेक्टर इंटू वेक्टर आई डॉट जे प्लस स्केलर इंटू स्केलर ए एक्स बी जेड आई डॉट के वेक्टर डॉट वेक्टर। आई होप यहां तक समझ गए आप। अगले पर आइए, प्लस ए वाई इंटू बी एक्स क्या लिखेंगे आगे, जे डॉट आई प्लस ए वाई इंटू बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई इंटू बी जेड जे डॉट के। तो ये आपका अगला वाला हमने लिख दिया। अब लास्ट पे आते हैं, प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ए डॉट बी पूरा यहां लिख दिया। आप लोग को देख के लग रहा होगा कि काफी बड़ा हो रहा है ये, है ना, ऐसे कैसे चलेगा। तो परेशान मत होइए, इधर आइए, जरा एक छोटी सी बात यहां सीख लीजिए, फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए आई का मतलब क्या है, देखिए यहाँ सब जगह क्या आ रहा है, आई डॉट जे सब आ रहा है। इसका मतलब क्या है आप सब अच्छे से जानते हैं। आई होता है एक्स एक्सिस की तरफ, जे होता है वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर, और के होता है जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर, के कैप। ठीक है, आई कैप, के कैप एंड जे कैप। इनके बीच में एंगल सबके 90 होते हैं। हाँ 90, ये भी 90, ये भी 90, सब 90 होता है। चलिए अब हम आते हैं, यहाँ क्या लिखा, आई डॉट आई। तो आप जरा आई डॉट आई निकालिए। तो रूल क्या है, ये वाला लगाइए। कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज 1 इंटू अगले वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज ऑल्सो 1 और इंटू बीच का एंगल। अब आई का खुद से एंगल क्या होगा, आई से एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। मेरी मुझसे दूरी क्या है, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री विच इज ऑल्सो 1, तो ये क्या आ जाएगा 1। सो आई डॉट आई की वैल्यू क्या आ गई 1। सेम विल हैपन विद जे डॉट जे, ये भी 1 आएगा, एंड के डॉट के वो भी 1 आएगा। ठीक है, तो देखो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के तो आ गया। ठीक, अब समझो जरा, अगर मैं कहीं लिख दूं आई डॉट जे क्या होगा, तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस इनके बीच का एंगल। आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री 0 हो गया, तो ये आई डॉट जे पूरा का पूरा आपका 0 आ गया। तो आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के, ये जितने भी हैं, मतलब तुम नोटिस करो सेम सेम का हमेशा 1 आएगा। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये हमेशा 1 देगा। और आई डॉट जे, आई डॉट के डॉट जे, ये सब हमेशा, मतलब जो, क्योंकि इनके बीच में देखो अगर डिफरेंट आएगा, आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के को छोड़ के कोई आया, मतलब बीच का एंगल क्या बना है ना, इनके आपस में एंगल क्या बन रहा है, सबके में 90 बन रहा है। तो यहाँ पर कितना एंगल आ जाएगा, 90, और क्या हो जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर ये आई डॉट आई है, यानी कि जहां जहां आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के मिले वहां 1 लिखो, बाकी सब 0 कर दो। तो यहाँ आई डॉट आई है, ये कितना हो जाएगा 1। यहाँ आई डॉट जे है, ये 0 होना है, काट दो इसको। आई डॉट के 0 होना है, काट दो। जे डॉट आई 0 होना है, काट दो। जे डॉट जे रुको, ये तो 1 है, तो इसको 1 लिख दो, छोड़ दो इसको। जे डॉट के काट दो, के डॉट आई काट दो, के डॉट जे काट दो, के डॉट के रुको, ये 1 है। हाँ, तो ए एक्स बी एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा, सिंपली ए एक्स बी एक्स। ए वाई बी वाई इंटू 1 कितना हो जाएगा, ए वाई बी वाई। ए जेड बी जेड इंटू 1 क्या हो जाएगा, ए जेड बी जेड, मतलब सिंपली। और बाकी सब 0 हो गया। यानी कि अगर हम एट द एंड बात करें तो ए डॉट बी कितना आ रहा है, ये आ रहा है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये आपका ए डॉट बी का, आप देखिए ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो ये तो हो गई थ्योरी, डॉट प्रोडक्ट की थ्योरी पूरी हो गई। बट ये प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे होती है क्वेश्चंस में, हम लोग इस पे आ रहे हैं अभी।
थोड़ा सा इसको नोट कर लें आप, हम लोग इस पे आ रहे हैं। तो जैसे हमने अभी थ्योरी तो हमने देख ली थी कि a डॉट बी इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz होता है, बट एक्चुअली में उसको कैसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं जरा देखते हैं। जैसे एक बहुत ही सरकारी एग्जांपल, आपको a और b दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, एक दे रखा है 3i प्लस 4j प्लस 5k और b दे रखा है i माइनस 2j प्लस 9k। तो आप जैसा कि जानते हैं इसने कहा फाइंड a डॉट b, तो a डॉट b क्या होगा, a डॉट b होता है ax इंटू बी एक्स प्लस ay by प्लस az bz। अब इसका क्या मतलब है, ax bx का मतलब ax मतलब a का x कंपोनेंट इंटू b का x कंपोनेंट, ay by का मतलब a का y कंपोनेंट इंटू b का y कंपोनेंट, az bz का मतलब a का z कंपोनेंट इंटू b का z कंपोनेंट। मतलब कहने का जो हुआ वो ये हुआ कि जैसे अब 100 बोलिए या 100 बोलिए, बात तो एक ही है ना, तो वैसे i बोलिए या 1i बोलिए, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर 3 इंटू 1 होगा प्लस 4 इंटू विद साइन माइनस 2 होगा प्लस 5 इंटू 9 होगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिए। सो a डॉट b अगर आपको निकालना है तो वो क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस ay by 4 इंटू माइनस 2 प्लस az bz 5 इंटू 9। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो इसको मल्टीप्लाई करिए आप, तो 3 माइनस 8 प्लस 45, 45 और 3 48 माइनस 8 कम्स आउट टू बी 0, ओह सॉरी 40, दिस इज योर आंसर। सो आप देखिए डॉट प्रोडक्ट स्केलर ही आ रहा है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक ये तो बहुत ही, ये तो आता भी नहीं है, तो बस ऐसे मैंने बता दिया कि एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड का क्या मतलब था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई बार घुमाने के लिए यही कर सकता है कि इसको लिख दिया आई माइनस 2k प्लस 9j, मतलब k इधर कर दे j इधर कर दे, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आप j को k के साथ कर देंगे और k को j के साथ कर देंगे। तो कभी कभार ऐसे घुमा सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। i का i के साथ, i का i के साथ का मतलब है i का कोफिशिएंट i के साथ, j का कोफिशिएंट j के साथ और k का कोफिशिएंट k के साथ। तो ये आप बात समझ गए यहाँ पे। अब हम आते हैं एक थोड़ा सा लेवल ठीक करते हैं, बहुत टफ भी नहीं, कुछ नहीं है, बस एक वैरायटी है कि अब उसने कहा है कि इन दोनों ये दो वेक्टर्स दिए गए, इनके बीच का एंगल निकालिए। तो आप एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। अब इस बार वो थीटा पूछ रहा है, तो एक काम करिए, इस पूरे कॉस के टर्म को यहाँ रोक लीजिए, ए बी को नीचे ले जाइए, तो यहाँ से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, ए का मतलब क्या है, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, एंड बी का यहाँ क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब कई टीचर्स क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को अलग से पढ़ा देते हैं। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूँ कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, क्योंकि कोई नई चीज तो है नहीं। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, तो समझिएगा जरा इसका मतलब क्या है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं x एक्सेस है और आपको ये y एक्सेस दे रखा है, ये 0, ये 1 2 3 3 यहाँ तक 3 आ गया आपका ये, और 1 2 3 4 ये आपका फोर्थ पॉइंट है। तो 3i प्लस 4j का मतलब है कि ये 3i वेक्टर हो गया आपका, ये 3i वेक्टर हो गया और 4j वेक्टर ये हो गया, ठीक। तो इन दोनों का एडिशन a है, 3i ये हो गया, 4j ये हो गया, और इन दोनों का एडिशन आपका a है। तो दोनों का एडिशन कैसे होगा, आप पैरेललोग्राम पूरा करिए, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम दरअसल एक रेक्टेंगल ही आएगा क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है ना, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। तो ये है आपका वेक्टर a विच इज 3i प्लस 4j। इसका और जरा एक और इंटीरियर में जाते हैं। एक a क्या है, 3i मतलब इसका जो x कंपोनेंट है वो कितना है, 3 यूनिट्स का है, और जो इसका y कंपोनेंट है वो कितना है, y चाहे ये बोली चाहे बात तो एक ही है, ये आपका 4 है। मतलब ये हो गया 90 डिग्री, जो बेस हो गया वो कितना हो गया 3 यूनिट्स, और जो जो परपेंडिकुलर है वो हो गया आपका 4 यूनिट्स। तो आप देखिए कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो अब सोचिए यहाँ पर अगर मुझे इस ए की लेंथ निकालनी है, अगर मैं यहाँ पर तीर के बिना लिखता हूँ, बिना एरो के ए लिखता हूँ, दैट मींस द लेंथ ऑफ ए। तो लेंथ ऑफ ए क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये पाइथागोरस ही तो लग रहा है, देखो √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, कि यहाँ पर मैंने क्यों उसको अलग से क्यों नहीं पढ़ाया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोल के, ताकि आपको ये ना लगे कि ये 11th का कोई नया टॉपिक है। मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू इसलिए बताया था कि 3i प्लस 4j जब आप लिखते हैं तो यहाँ पर 3i और 4j, जब आप इसको होता नहीं डायग्राम बनाएंगे तो साथ साथ आपको दिख जाएगा कि 3 और 4 आर नथिंग बट परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो ये पाइथागोरस से ही हो जाएगा। अच्छा, तो इसको फॉर्मुलेट लोग कैसे कर देते हैं,
कि मैग्नीट्यूड कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए। इसे क्या रीड करते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। मॉडुलस ऑफ ए का मतलब क्या होता है, यही पाइथागोरस निकालना, अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, और ये अगर मान लो तीसरा भी है तो az का स्क्वायर। अगर आपका 3D है तो az का भी स्क्वायर यहां पर हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, याद करिए, z अगर कंपोनेंट आएगा तो क्या होगा, समझिए जरा बात को। जैसे कि मान लीजिए क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइडल रूम है, तो याद करिए इसका जो प्राइमरी डायगोनल होता था वो ये होता था कि नहीं होता था, और ये इसकी लेंथ होती थी, ये विड्थ होती थी, सॉरी ये लेंथ होती थी, ये विड्थ होती थी, ये हाइट होती थी। तो याद करिए आपने क्लास 7th में पढ़ा है लेंथ ऑफ द मेन डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल ऑफ अ क्यूब। तो वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ लेंथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कर देता हूं, मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके हैं, तो वही चीज यहां लग रही है, ठीक है ना। बाकी इसको विजुअलाइज में करवा दूंगा, एचसीवी का हमारा एक क्वेश्चन है, उसके थ्रू मैं आपको विजुअलाइज करवा दूंगा। सो ये आप याद रख लीजिए कि ये मॉड ऑफ ए होता है, ठीक। तो यहां से इसीलिए इसको इस फॉर्मूले को और फैशनेबल भी बना दिया जाता है, और वो फॉर्मूला क्या बना दिया जाता है ताकि बच्चों को देखने में लगे कुछ हाई फाई सा है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा, bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस bz का स्क्वायर। तो ये कहते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला हो गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला। अब क्या है इसमें यार, कुछ भी तो नहीं है। a डॉट बी इज इक्वल टू ab cos थीटा होता है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन ab हो गया। तुमने a और b को पाइथागोरस के फॉर्म में लिख दिया, जो क्लास 7 की चीज है। तो इसे अलग से क्या पढ़ाना, मुझे समझ नहीं आता इसमें अलग से क्या पढ़ाना है, तभी मैंने क्वेश्चन के थ्रू उसको बता दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको नोट कर लो क्योंकि मैं इसको अब रफ करूंगा। तो जैसा कि अभी हमको करना है कि इसका एंगल निकालना है, तो देखिए यहां से आप देखिए, मैं सोल्यूशन यहां कर दे रहा हूं, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी। इन दोनों का डॉट तो यार i के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 इंटू 4, बड़ा आसान है, इंटू j का j के साथ करो तो क्या आएगा 3 इंटू 3, प्लस k का k के साथ करो 4 इंटू 2 अपॉन डिवाइड करो। पहले का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब b वाले का जरा मल्टीप्लाई करो तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ cos थीटा लो जरा, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 9 प्लस 16, यहाँ क्या आएगा 16 प्लस 9 प्लस 4। तो यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा, 8 8 16 and 9 25 अपॉन ये आ रहा है आपका 16 and 4 20 and रूट 29 इंटू रूट 29, दोनों सेम आएंगे। तो cos थीटा इज इक्वल 25 अपॉन 29, जिससे कि आपका थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 25 अपॉन 29। दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक हल्का सा लेवल और बढ़ाते हैं, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें ये कह रहा है कि अगर a प्लस बी दो वेक्टर्स हैं, उनका जो रिजल्टेंट है उसका मॉडुलस, यानी कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड बराबर किसके है, उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो कह रहा है प्रूव दैट a is perpendicular to b। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व करने से पहले जरा थोड़ा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की थ्योरी पढ़ लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स प्रॉपर्ली जाकर आपको कहीं जो है काइनेमैटिक्स में, सर्कुलर मोशन में जाके वहां जाके तक क्लियर होगा, है ना। काइनेमैटिक्स में मेनली क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल अभी थ्योरी उसकी पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन भर के थ्योरी, मतलब उस थ्योरी से ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो क्या ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिए गए, फॉर एग्जाम्पल एक दिया गया है a और दूसरा दिया गया ये करके b। तो इन दोनों को अगर ऐड करना है तो बहुत आसान है ना। a प्लस बी क्या होगा भाई, पैलोग्राम पूरा करा आपने, बीच का एंगल तो आपको थीटा गिवन ही होता है, और ये आप यहाँ से इसका प्राइमरी डायगोनल जोड़ देंगे तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया a प्लस बी। कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक, क्लियर है। अब लेकिन अगर आपसे कहता है फाइंड a माइनस बी, तो सुनिएगा ध्यान से। देखो एक तरीका बोलने का क्या है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इसमें मतलब क्या बना बोलने का कि मैं 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। लेकिन एक और सेम बात को बोलने का एक और तरीका है कि आई एम एडिंग -3 to 5।
मैं 5 में से 3 को माइनस नहीं कर रहा हूं, मैं 5 में -3 को ऐड कर रहा हूं, ठीक है, तो उसका आंसर भी 2 आएगा। तो असल में वेक्टर्स को, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को इस भाषा में बोला जाता है क्या? अगर आपसे कहता है फाइंड a माइनस बी, तो हम इसको कैसे रीड करते हैं? एड फाइंड a प्लस माइनस बी। मतलब हम इसको कैसे रीड करेंगे a माइनस बी को? कि हम a में जोड़ रहे हैं किसको? माइनस b को। तो समझिए जरा इसको। तो अगर ये b है और a और b के बीच का एंगल थीटा गिवन है, तो फिर अगर ये b है तो माइनस b क्या होगा? जस्ट यहां से उल्टा नहीं होगा? इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं कि अगर b वो है तो माइनस b जस्ट उल्टा होगा। ये आपको माइनस b वेक्टर मिल गया। अच्छा, तो अब क्या करेंगे? अब a और माइनस b को आपको ऐड करना है, तो आपको a माइनस b मिल जाएगा। तो कैसे ऐड करेंगे? पैरेललोग्राम पूरा करिए। ये आपने पैरेललोग्राम पूरा कर दिया। पैरेललोग्राम पूरा करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा आपका वो क्या आएगा? ये वाला वेक्टर आपका, ये देखिए, ये रिजल्टेंट आएगा, ये है आपका a माइनस बी, जो कि a में माइनस बी जोड़ के मिला है। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज, जैसा कि आप जानते हैं कि एंगल बिटवीन द कंसर्न वेक्टर्स थीटा होता है। थीटा मतलब थीटा नहीं होता, थीटा मतलब एंगल बिटवीन द कंसर्न वेक्टर्स। यहाँ एंगल बिटवीन द कंसर्न वेक्टर्स कितना था? थीटा था। यहाँ एंगल बिटवीन द कंसर्न वेक्टर्स कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा, या आप कह सकते हैं पाई माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ध्यान से, ये एंगल बिटवीन द कंसर्न वेक्टर, जैसे कि r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हम cos थीटा लिखते हैं, तो वहां cos के आगे जो टर्म आता है वो थीटा नहीं होता है, वो एंगल बिटवीन द कंसर्न वेक्टर्स पढ़ा करिए। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन द कंसर्न वेक्टर्स क्या है? a और माइनस b के बीच में, वो थीटा ना होकर क्या है? पाई माइनस थीटा। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। तो उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालने को उसने कहा है। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मॉड क्या होगा? अंडर रूट, जाहिर सी बात है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, a और b का मैग्नीट्यूड क्या है? ये है ना, और a और b का अगर ये मैग्नीट्यूड है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सा है कि नहीं? a और b का a और a प्लस b, ये आपका रिजल्टेंट r आ गया, और r का मैग्नीट्यूड क्या होता है? r क्या होता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और a माइनस बी मान लीजिए आपको निकालना है, तो a माइनस बी क्या होगा? अंडर रूट, अब a माइनस बी को आप a माइनस बी नहीं पढ़ेंगे, a माइनस बी को आप क्या पढ़ेंगे? a प्लस माइनस बी। a प्लस माइनस बी क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है। अब लिखिए जरा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप जोड़ ही तो रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ प्लस ही लगाएंगे, प्लस 2ab। अब ध्यान से, जैसा कि मैंने बताया, cos के आगे जो टर्म होता है वो थीटा ना होकर क्या होता है? एंगल बिटवीन द कंसर्न वेक्टर्स। हमारा a और माइनस बी जो कंसर्न वेक्टर्स हैं उसके बीच का एंगल कितना है? इट्स नॉट थीटा, इट्स 180 डिग्री या पाई माइनस थीटा। जो लोग अभी 11th में आए हैं वो इतना जान लें कि 180 डिग्री जो है, इसको एक दो 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 यूनिट्स होते हैं एंगल के, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। अभी मैं पूरा बताऊंगा, बेसिक मैथ की क्लास डालूंगा, अपलोड करूंगा। फिलहाल आपको क्या जानना है, जो लोग 11th में एकदम नए आए हैं, कि दो यूनिट्स होते हैं। एसआई यूनिट होता है एंगल्स का रेडियन, और जो डिग्री होता है वो एसआई नहीं होता, बट आप ज्यादातर यूज करते हैं उसको 10th तक। तो 180 डिग्रीज जो होते हैं वो पाई रेडियंस के बराबर होते हैं। अभी जो लोग नए नए 11th में हैं वो लोग बस इतना जानेंगे कि 180 डिग्रीज को हम लोग रेडियंस में कितना बोलते हैं? पाई। जैसे 1000 मीटर्स क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है, ठीक है ना, या 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, ठीक है। ऐसे ही 180 डिग्रीज पाई रेडियंस होता है, ठीक है। तो अभी बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी आप ऐसे समझिए, ठीक है। और जो लोग 12 पास है वो तो समझ ही होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि ये दोनों इक्वल है, दे आर इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यू। तो जरा दोनों को इक्वल रखें तो क्या मिलेगा आपको? दोनों को इक्वल रखें आप, तो देखो रूट्स समझना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक बात, अभी मैं बेसिक मैथ्स की एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास डालूंगा, एक आध घंटे की वो भी होगी, बल्कि 1.5 घंटे की भी हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको ये पता चलेगा, जिस तरह आप लोग क्लास 10 में पढ़ते हुए आए हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ऐसे ही आप अभी उसमें जानेंगे कि cos 180 डिग्री, या अगर आप यहाँ पाई भी लिख सकते हैं, माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। अभी इतना जान ले बस। इसका रीजन क्या है मैं बेसिक मैथ्स की क्लास अपलोड करूंगा, उसमें आपको रीजन पता चल जाएगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ इतना मान के चलें कि cos पाई माइनस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। तो लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे आप? माइनस cos थीटा। अब क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्लास 7 से आप पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, इसको इधर ले आइए आप। ये तो कटेगा नहीं क्योंकि प्लस है और वो माइनस है, तो क्या आ जाएगा 2ab cos थीटा, इधर से आएगा तो प्लस 2ab cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, इधर बता देता हूँ। तो फाइनली क्या आ रहा है 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। देखो 4 यहाँ 4 क्वांटिटीज है, 4a b और cos थीटा। 4 जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, a और b वो दोनों इक्वल 0 के इक्वल नहीं है, ये हमको पता है, दोनों वेक्टर्स हैं, उनका अपना एक मैग्नीट्यूड है। यानी कि यहाँ से साफ साफ बात निकल के आ रही है कि cos थीटा इक्वल टू 0 हो सकता है। और अगर cos थीटा इक्वल टू 0 है, इसका मतलब साफ साफ क्या है, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। तो इसको आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। आई होप आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये कैसे करा गया, ये 11th के ज्यादातर आपके किसी पहले यूनिट टेस्ट में या हाफ ईयरली में जरूर आता है, और कंपटीशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं बोर्ड रब करके आगे बढ़ता हूँ, तब तक वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। सो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ओवर अनदर। क्या मतलब है इस बात का, प्रोजेक्शन माने सिंपली परछाई, समझिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर आपको दिया गया है वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर बी है। अब वो कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालिए। क्या कह रहा है, फाइंड दी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो क्या मतलब है इस प्रोजेक्शन का, देखिए जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक टॉर्च लगा दी, एकदम स्ट्रेट ऐसे करके एक टॉर्च लगा दी, और इसको ऑन, स्विच ऑन कर दिया, तो क्या होगा, इस ए की एक परछाई, ध्यान से देखना, इस बी पर बनेगी कि नहीं बनेगी, ए की एक परछाई यहाँ पर बी पर आएगी। कहाँ पर आएगी, बी पर आएगी। कैसे आएगी, ये देखिए, ये देखिए, ये आएगी, और एंगल आपको देगा, एंगल तो बिल्कुल देगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिधर से थीटा मेजर होता है उधर के कंपोनेंट को कॉस कंपोनेंट बोलते हैं। तो अगर ये ए है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ए कॉस थीटा होगी। सो हमसे बेसिकली जब वो कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो एक ही बात है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, ए कॉस थीटा पूछ रहा है। ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। शैडो जो ए की बी पर बनेगी उसकी लेंथ है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए बहुत आसान है। आपको अभी तक क्या पता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब आपसे उसने क्या पूछा है, ए कॉस थीटा। तो यार ए कॉस थीटा को यहाँ रोक लो, बी को इधर ले आओ। तो देखो कितना आसान है, ए डॉट बी अपॉन बी क्या आ जाएगा, यहाँ से ए कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ए डॉट बी अपॉन बी, खत्म। इतना सिंपल है ना। लोग परेशान रहते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, इसको रटते रहते हैं कि ए कॉस थीटा का मतलब ए डॉट बी, जो अगर ऑन बी है ना, ऑन बी चाहिए तो बी नीचे होगा ए। अरे सिंपल है यार, जो तुमने डॉट प्रोडक्ट सीखा है उसी के जैसा ही तो है, ठीक है। अच्छा लगे हाथ ये भी सीख लेते हैं कि मान लीजिए आपको बी यहाँ पर दे रखा था, लेकिन आपसे कह दिया फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। एक टॉर्च जलाइए जरा, टॉर्च जो है स्विच ऑन करिए, और बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करके यहाँ ऑन करिए इसको, एकदम स्ट्रेट। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक बी की परछाई बनेगी। कैसी बनेगी, ये देखिए, ये तो पूरा ए है, इससे तो मतलब है ही नहीं हमको, ये तो पूरा ए है। ये लेंथ क्या आएगी, जिधर से एंगल लगता है उधर का कंपोनेंट क्या होता है, कॉस कंपोनेंट। तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। यही आपको चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्या पूछा उसने इस बार, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा रोक लो यहाँ पर, और जो बचा हुआ है ए को उधर ले जाओ, आइसोलेट कर दो उसको।
तो ए डॉट बी अपॉन ए क्या आ गया, बी कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या आ रहा है, ए डॉट बी अपॉन ए, मतलब ऑन ए आ रहा है तो ए नीचे रहेगा। तो याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ तक सारी बात समझ में आई तो एक अच्छे से क्वेश्चन पे बढ़ने के पहले एक साइड क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं जो कि यूनिट वेक्टर का है, उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आई प्लस जे। ये भी आपके 11th के पहले मंथली टेस्ट में ये हाफ ईयरली में कन्फर्म आता है। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आई प्लस जे। आप कहेंगे आई भी यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आई प्लस जे, मतलब कैसे कह सकते हैं? मैं समझाता हूँ, देखो बहुत सिंपल है। देखो ऐसा करो, अगर पहले फॉर्मूला वाइज चलना है, पहले मैं फॉर्मूला वाइज कर देता हूँ, फिर डायग्राम में दिखा दूंगा। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे, ठीक। तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से क्या होता है, ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है, आई प्लस जे। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अभी मैंने आपको सिखाया था, अंडर रूट आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज़ 1 प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज़ येट अगेन 1। तो आपका वेक्टर कितना आ गया, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आई प्लस जे कितना आ गया, आई प्लस जे अपॉन रूट 2। तो यही आपका आंसर है। इसको थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके में ऐसे लिखा जाता है, ए कैप इज इक्वल टू 1/√2 आई प्लस जे। अब कुछ लोग कहेंगे इसकी शक्ल दिखाइए, शक्ल कैसी बनती है, तो ज़रा यहाँ देख लो शक्ल कैसी बनेगी इसकी। तो ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये ओरिजिन हो गया। तो ये आपका आई है, ये आपका जे है। तो आई प्लस जे क्या आएगा, ये देखो ये आएगा क्या, आई प्लस जे, ये वाला जो है आई प्लस जे। अब देखो ये 1 है, 1 यूनिट, और ये जे भी ये 1 यूनिट है। तो 1 1, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। खैर हमें उस समय जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई प्लस जे जो वेक्टर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, मतलब ये यूनिट नहीं है। तो यूनिट बनाना पड़ेगा। आई प्लस जे का जो मैग्नीट्यूड है, ऊपर क्या वेक्टर लिखा, वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ऊपर √2 है, और डायरेक्शन कितना है, आई प्लस जे का है। तो हमने इसे क्या किया, उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो √2 रखने से क्या होगा, वो दिख नहीं रहा है बट अंदर ही अंदर वो यूनिट बन चुका है, ठीक है ना। सो आई ये आई है, ये जे है, आई प्लस जे ये रहा आपका, और इसके अलॉन्ग, और इसकी मैग्नीट्यूड है √2। तो इसके अलॉन्ग जो 1 यूनिट का वेक्टर होगा उसको हम ए कैप कह रहे हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस पूरे को ज़रा नोट कर लीजिए, तब तक मैं रब करके आगे बढ़ता हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 3i प्लस 4j, ये वेक्टर 3i प्लस 4j अलॉन्ग i प्लस j, तो इसका है ना कंपोनेंट ऑफ a ऑन b की तरह हो रहा है ये। तो लेट अस, अच्छा ऑप्शंस भी तो दे दूं यार इसके जरा। ऑप्शन नंबर ए 1/2 j प्लस i, ऑप्शन नंबर बी 3/2 j कैप प्लस i कैप, ऑप्शन नंबर सी 5/2 j कैप प्लस i कैप, ऑप्शन नंबर डी 7/2 j कैप प्लस i कैप। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये काइंड ऑफ क्वेश्चन क्या है, कंपोनेंट, शैडो या प्रोजेक्शन एक ही चीज होती है। तो कंपोनेंट ऑफ इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए ऑन बी पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, लेट अस सी। देखिए, तो अगर आप कंपोनेंट निकालेंगे तो आपको जो पुरानी लेंथ मिली थी, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को। यहाँ पर लेट अस से ये आपका बी है, कितना, आई प्लस जे, और ये आपका वेक्टर ए है, और कितना है, 3i प्लस 4j। तो ए का कंपोनेंट यहां पर क्या निकलेगा, ये निकलेगा। तो जब आप इसका ए का कंपोनेंट यहां बी पे निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या था आपका, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, क्या फॉर्मूला था इसका, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ये तो ठीक है, बट ऐसा करने से देखो ये ऊपर स्केलर नीचे भी स्केलर,
मतलब ये आपको क्या मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी मींस जब जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, उससे आपको क्या मिलता है, इस प्रोजेक्शन की लेंथ मिलती है, केवल लेंथ मिलती है, वेक्टर नहीं मिलता है। तो वेक्टर लाने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो प्रोजेक्शन आया ये क्या आया है, a cos थीटा आया है, ये कंपोनेंट ऑफ a ऑन b, ये क्या लिखा हुआ है, ये दरअसल a cos थीटा लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था। तो a cos थीटा एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, अगर आपको इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना है क्योंकि उसने वेक्टोरियली पूछा है, तो क्या करेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड आपका आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, इस जिधर भी ये आया है उधर के यूनिट वेक्टर से, ये b कैप से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, b कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो कैसे होगा, लेट अस सी, ठीक है ना। तो ये है ना एडिशनल है, प्रोजेक्शन तो यही है जो मैंने बताया था, बस क्या है कि इस बार से डायरेक्शन भी प्रोवाइड करना है। तो यहां पर a cos थीटा b कैप आपको निकालना है, तो वो क्या आ रहा है, a डॉट b अपॉन b इंटू b कैप। तो a डॉट b कितना आएगा, i का x कंपोनेंट और यहाँ पर i का 1 है, तो i का i के साथ जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस j का j के साथ कितना आएगा 4 इंटू 1 अपॉन b कर दीजिए, b कितना है i प्लस j, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू बी कैप। ये बी कैप आपको कितना आएगा, अभी आपने निकाला था बी कैप, याद करिए अभी आपने बी कैप क्या निकाला था, 1 बाय रूट 2 आई प्लस जे, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 7 अपॉन ये कितना आ रहा है रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू आई प्लस जे। ये असल में पूरा आपका यूनिट वेक्टर है, हम डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोजेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप, रूट 2 इंटू रूट 2 करिए तो क्या आ जाएगा 2, तो 3 प्लस 4 7 रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2 और आई प्लस जे, ये आपका क्या आ गया a cos थीटा इंटू बी कैप, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो मैं आगे की तैयारी करता हूँ। तो हम लोग आते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये दो वेक्टर्स का ऐसा मल्टीप्लिकेशन है कि अगर हम इसको जब इसका जो रिजल्टेंट आता है वो भी वेक्टर इन नेचर होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, या यूं कहें कि उसको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने पड़ते हैं। तो खैर आइए जरा देखते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया, ये बीच का एंगल थीटा हो गया, और आपको अगर ए क्रॉस बी लिखना है, इसको क्रॉस से दिखाते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू दिस होल इंटू एन कैप, ठीक, समझ रहे हैं बात को। ये तो सिंपल है, जैसे वहां ए बी कॉस थीटा होता था, यहाँ ए बी साइन थीटा होगा। अब ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ दी रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है सारी चीजें समझते हैं जरा। देखिए मैग्नीट्यूड निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, तो आप बहुत आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये एन कैप किधर निकाला जाएगा, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, किधर का, जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन का ये यूनिट वेक्टर है जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर में, तो उसका रूल होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। क्या करते हैं, राइट हैंड लेते हैं, अब जैसे यहाँ लिखा है ए क्रॉस बी, तो ए के अलॉन्ग अपने हाथ को रखेंगे, और क्रॉस बी है ना तो बी की तरफ कर्ल करेंगे फिंगर्स को ऐसे करके, अंगूठा कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ऐसे आ रहा है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड्स, ऐसे इधर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई की तरफ हम हाथ ले जा रहे हैं अपना, तो ये जेड की तरफ आएगा। ऐसे अगर बी क्रॉस ए होता तो हम पहले क्या करते, अब बी पे रख के हाथ यूं तो मोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है, तो एक ही रास्ता है कि आप यूं हाथ रखें, तो बी क्रॉस ए किधर आएगा, देखिए अंदर माइनस जेड की तरफ आएगा। तो एन कैप क्या होगा, इस केस में एन कैप होगा के कैप, और उस केस में माइनस के कैप होगा। तो आई होप आप बात को समझ गए हैं। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैं इसमें आपको एग्जांपल रख के बताऊं, वही एग्जांपल उठा लीजिए जो मैंने डॉट में पहला बताया था, 6 इंटू 5 इंटू साइन 60 कर लीजिए और बाकी के कैप लगा लीजिए। आई होप आप बात समझ गए होंगे। हम आते हैं इसमें मुद्दे पर अब सीधे। तो मुद्दा क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट इन असली चीज यही है, क्रॉस प्रोडक्ट इन आई जे के फॉर्म।
व्हेन द वेक्टर्स आर गिवन इन i, j एंड k कैप फॉर्म। जब इस फॉर्म में वेक्टर दिए हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये हमको देखना है। तो देखिए ए क्या होगा यहां से, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी क्या होगा यहाँ पे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब लिखिए जरा यहाँ ए क्रॉस बी, तो इस मेथड को बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। जो मैथ्स वाले हैं वो तो इसको मैथ्स में डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस पढ़ेंगे ही पूरा चैप्टर, लेकिन जो लोग नीट वाले हैं वो इतना जानेंगे, बायो वाले हैं कि, या जो जो अभी 11th में आए हैं, कि इसको मैं बताने का तरीका आपको बता रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ए क्रॉस बी क्या, बहुत सिंपल है। सबसे पहले दो ऐसे करके आप इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं, दो इस तरह लंबे लंबे आप बॉर्डर्स बनाइए, लाइंस खींचिए, फिर यहाँ लिखिए आई, यहाँ लिखिए जे, यहाँ लिखिए के। अब ए क्रॉस बी है ना, तो पहले ए के तीनों कंपोनेंट लिख दीजिए यहाँ पर, ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर बी के तीनों कंपोनेंट्स लिख दीजिए, बी एक्स बी वाई बी जेड, लिख दिया आपने। अब आप क्या करेंगे, जो रूल है वो क्या है, ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा। सबसे पहले आप लिखिए आई कैप, आई कैप लिखिए, उसके अंदर आप ये पूरा ब्रैकेट बनाइए, इसके अंदर दो छोटे ब्रैकेट्स और एक माइनस बीच में। फिर यहां लिखिए जे, फिर दो स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाइए, उसके अंदर नॉर्मल ब्रैकेट्स, और फिर लास्ट में आपका के। ठीक, सेम तरीका, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर दो नॉर्मल ब्रैकेट्स, बीच में माइनस। अब जब आई आप लिखेंगे ना, तो आई के और एक सुनिए एक मिनट, आई के आगे प्लस, अब प्लस लिखे ना लिखे बात तो एक ही है, तो प्लस माइनस प्लस, रूल ये चलेगा। ठीक, अब आई के नीचे छुपा लीजिए, आई के बराबर में छुपा लीजिए, बचेगा क्या, ए वाई बी जेड, यहां लिखिए, और यहां आ जाइए, तो ए जेड बी वाई हो रहा है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अब मैं इसको यहां से ही मिटा दे रहा हूं। अब आइए जे, तो जे के नीचे वाला छुपा लीजिए, और जे के बराबर वाला जो बचा उसे क्रॉस कर दीजिए, तो ए एक्स बी जेड, और फिर ए जेड बी एक्स। ये भी आप बात को समझ गए होंगे। तब एक काम करिए, इसको मिटा दीजिए। अब आइए के, तो के नीचे का और के बराबर का सब छुपा लीजिए, बचा क्या, ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स। आई होप आप सारी बात समझ गए होंगे। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट आया है फाइनल। ठीक है, बट इस तरह समझ में नहीं आता यार, तो इसलिए एक काम करेंगे, इसका एक प्रैक्टिकल एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं ताकि बात पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो मैं कहां लूं, चलो यहीं पर लेके दिखा देता हूं। तो एग्जांपल सिंपल से दो वेक्टर ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। ठीक है, और b वेक्टर ले लीजिए, क्या, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो यहां पर आओ a क्रॉस b, तो कैसे लिखोगे, i j k। तो अब यहां पर a लिखो पूरा, तो 2 3 4 और 4 3 2। तो a क्रॉस b, यहां पे क्या करोगे, i कैप लिखो, रूल वही, पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर नॉर्मल ब्रैकेट और बीच में माइनस, फिर j स्क्वायर ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट, फिर k स्क्वायर ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट, प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब i के नीचे छुपाओ, i के बराबर में छुपाओ, तो 3 इंटू 2 और 4 इंटू 3। अब j के नीचे वाला छुपाओ, j के साइड वाला छुपाओ, तो क्या बचेगा, 2 इंटू 2 और 4 इंटू 4। अब k के नीचे k के इधर छुपाओ, तो क्या बचेगा, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 4। अब जब तुम इतना कर दोगे तो अब तो इसका तुम खुद ही कर सकते हो, बट जब मैं कर रहा हूं तो कर ही देता हूं। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये i 6, ये 6 आएगा, 6 माइनस 12 माइनस 6 आएगा, माइनस j कैप 4 माइनस ये 16 आएगा, तो ये आएगा माइनस 12 प्लस k कैप, और 3 टू 6 माइनस ये भी माइनस 6 आएगा। तो यहां पर a क्रॉस b फाइनली कितना आ रहा है आपका, माइनस 6 i कैप प्लस 12 j कैप माइनस 6 k कैप। आई होप बात समझ में आ गई होगी, कोई एरर वगैरह हो तो चेक कर लेना, मैं तो खाली तुमको तरीका बताया है। ठीक है, यहाँ पर तो आई होप ये क्रॉस प्रोडक्ट का तुमको जो
सबसे जो जो तरीका था करने का वो समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन लेना आ गया होगा। और इसमें तो डायरेक्शन अपने आप आ जाता है, अलग से लेना नहीं पड़ता है। और ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, जैसा भी दिया वैसा करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसे कहा, चलो कंसिडर करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मान लीजिए आपके ये दो साइड्स हैं, ये आपकी साइड बी है, ये साइड ए है, और उन्होंने कहा चलो इसको पैरेललोग्राम बनाया जाए। तो यहाँ पर भी एक बी की इक्विवेलेंट साइड बनेगी उसके पैरेलल, और यहाँ ए की इक्विवेलेंट उसके पैरेलल, तो ये भी ए और ये भी बी। तो लोगों ने चलो उसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना था, तो उन्होंने कैसे निकाला, क्लास 7th याद करिए। चलिए वीडियो पॉज करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, याद करिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था। वीडियो पॉज करिए, तब मैं तो आगे कर ही रहा हूं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्लास 7th में आपने पढ़ा था, बेस इनटू हाइट, अगर आपको याद हो तो। तो यहां लोगों को ये तो पता चल गया, चलो बेस तो बी हो गया, लेकिन हाइट नहीं मिल रही थी, तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, यहां से परपेंडिकुलर को करेंगे ड्रॉप। अगर परपेंडिकुलर को ड्रॉप करेंगे तो आप जैसा कि जानते हैं, ए का जिधर से नापा गया है तो कंपोनेंट आएगा ए cos थीटा, और जहां से नहीं नापा गया वहां क्या आएगा, ए sin थीटा। तो ये आपका ए sin थीटा हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहां से क्या निकल के आया, बी इंटू ए sin थीटा, मतलब ए बी sin थीटा। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ, एक सेकेंड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आपको आ गया होगा समझ में। अब जब लोगों ने देखा ए बी sin थीटा, उन्होंने कहा अरे ये तो कुछ कुछ देखा सा लग रहा है, ये क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अरे ये बात निकल के आई, मतलब यहां से क्या पता चला कि अगर दो वेक्टर्स हैं, एक है बी एक है ए, तो उन दोनों का अगर आप क्रॉस लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आप मैग्नीट्यूड केवल निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ए बी मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, वो क्या आएगा, ए बी sin थीटा, और वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के द्वारा फॉर्म किए गए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि जो हम क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी sin थीटा पढ़ते हैं वो क्या होता है, वो बेसिकली इट इज द एरिया ऑफ द, जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड देखते हैं ए बी sin थीटा, वो क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय कंसीडरिंग these two sides as the adjacent sides of a parallelogram। चलो मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख भी देता हूं। The magnitude of cross product of the two given vectors the magnitude of the cross product of two given vectors is equal to the area of parallelogram formed by considering the two vectors as the two adjacent sides of the parallelogram। खत्म कहानी। देखो बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है, बहुत सिंपल सी। इसमें बस इतना बोल रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो कोई भी दो वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स हैं, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, उस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है। जो पैरेललोग्राम अगर हम फॉर्म करें इन दोनों को अगल बगल वाली साइड मान के, आमने सामने वाली नहीं, अगल बगल की, एडजेसेंट अगल बगल की, तो दो वेक्टर्स को अगर हम अगल बगल लेकर एक पैरेललोग्राम
जो है दो वेक्टर्स को दो अगल बगल साइड्स मानकर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करें तो उसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो आई होप आपको सारी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो इसको मैं थोड़ा सा रब करूंगा। अब लोगों ने कहा चलो एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, देखिए क्या निकलता है। तो जैसे मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, जरूरी नहीं वेक्टर्स दो साइड्स मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका ट्राइंगल बना हुआ है। अब मान लीजिए इसका आपको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम सब भली भांति जानते हैं क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, BH मतलब बेस इंटू हाइट। तो क्या होगा, हाफ बेस तो हो गया ए, हाइट क्या होगी यहाँ पे, ये एंगल अगर आपको दे रखा है तो ये हाइट क्या निकल के आई, जैसे यहाँ निकल के आई थी बी साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा था, ये वाले का साइन थीटा, तो हाफ ए इंटू बी साइन थीटा मतलब हाफ ए बी साइन थीटा। ये देखिए, तो ये क्या आ गया फिर से, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि अब यहां पर आप नोट्स खुद बना लीजिएगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट या द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कंसीडरिंग दोस टू वेक्टर्स एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आई होप बात समझ में आ गई होगी। और इसका मतलब ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम भी आप कह सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, खुद लिख लो, एरिया ऑफ द जो है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। तो इसको नोट कर ले, मैं रब करने जा रहा हूँ। मतलब जैसे तुमको, जैसे अभी हमने एक वेक्टर सॉल्व किया था ना क्रॉस प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या था, है ना, 4i + 2j + 4i + 3j + 2 के था, और 2i + 3j + 4 के, ऐसे करके दो वेक्टर्स मैंने लिए थे। अगर तुमसे क्वेश्चन कहता है कि ये दो जो हैं दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो कि अगल बगल रखे हुए हैं, तो इनका आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालिए, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ही उनका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था, है ना। जो क्रॉस प्रोडक्ट आया था उसका √(x² + ay² + az² कर देना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और अगर ट्राइंगल कहता था उसका हाफ कर देते। आई होप तुम बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो कमेंट से बता देना, मैं अगले लेक्चर में समझा दूंगा। तो अभी हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस एंड डॉट पर। डॉट प्रोडक्ट इधर लिख लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट इधर लिख लेते हैं। सबसे पहला, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। यार कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है कि ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के, तो दिस इज कम्यूटेटिव, ठीक है ना। ए बी कॉस थीटा का जो भी स्केलर जो भी नंबर आएगा वही बी ए कॉस थीटा का भी आएगा। अब आते हैं क्रॉस पर, इज नॉट कम्यूटेटिव, और ये कहीं ना कहीं हिंट मैं आपको बता भी चुका हूं कि ए क्रॉस बी इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। Why is it not equal to B क्रॉस A? क्योंकि A क्रॉस B क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, तो A क्रॉस B क्या होगा, ब्लैक से रेड की तरफ क्या होगा, A क्रॉस B, तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, +z की तरफ। लेकिन अगर B क्रॉस A तो क्या होगा, तो आपको इधर देखिए B से A की तरफ लाएंगे, अंगूठा -z की तरफ जाएगा। नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट मतलब कि मैग्नीट्यूड जो है A क्रॉस B का AB sin थीटा और B क्रॉस A का BA sin थीटा बराबर ही होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बट डायरेक्शन बदल जाने की वजह से ओवरऑल वेक्टर क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। तो इक्वल कैसे हो पाएगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ठीक है ना। बी क्रॉस ए क्या है भाई, अगर ये ए क्रॉस बी इधर आया है तो बी क्रॉस ए जस्ट उल्टा है, पीछे की तरफ है, ऐसे करके इधर देख लो पीछे की तरफ, तो बी क्रॉस ए के आगे माइनस लगा दो, तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन जैसे किसी वेक्टर के आगे हम माइनस लगाते हैं तो क्या होता है, वो पलट जाता है, तो ये पलट जाएगा, तो एक माइनस लगा दो, तो अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए और सेम मैग्नीट्यूड भी हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। दूसरे पे आते हैं, इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे समझाता हूं, देखो बहुत सिंपल है, ए डॉट कहीं बी + सी लिखा है तो ये आराम से हो जाएगा ए डॉट बी + ए डॉट सी, नो डाउट अबाउट इट। और कहीं लिखा है ए क्रॉस बी + सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी + ए क्रॉस सी। जैसा कि हम बांटते हैं क्लास 7 से पढ़ते आए स्पेशल प्रोडक्ट्स में, इट फॉलोज दैट, नो इश्यू।
तीसरा है इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। भले मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग हो जाता है। तुम लोग चाहो तो एक बार करके खुद चेक कर लेना, हम लोग आगे क्लासेस में कभी एक बार ट्राई करना चाहेंगे तो कर भी लेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है बट निकल आता है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो भी डायरेक्शन होगा वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब ए क्रॉस बी का हमने ए और बी का पहले क्रॉस लिया और जो रिजल्टेंट आया उसका सी से क्रॉस लिया। ठीक, यहाँ इसका मतलब क्या है, हमने बी क्रॉस सी का उधर रख लिया और ए का क्रॉस हमने बी क्रॉस सी के ए का क्रॉस हमने बी और सी के रिजल्टेंट से जो कि क्रॉस करा के मिला उससे लिया। सो क्या होगा, इन लोग का जो है दोनों का सेम आंसर नहीं आएगा, सेम डायरेक्शन नहीं आएगा। दिस इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक, ये एसोसिएटिव नहीं होता है, बस बात खत्म। और तुम लोगों को यहाँ किसी भी बुक में कहीं पर भी एसोसिएशन के बारे में, डॉट के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो सोचो क्यों नहीं लिखा है, ये तुम लोग का होमवर्क हुआ। क्यों डॉट प्रोडक्ट के बारे में यहाँ तो नॉट एसोसिएटिव है लेकिन ये यस एसोसिएटिव है, नॉट एसोसिएटिव क्यों नहीं लिखा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सोच के बताइए। अगली क्लास आपकी क्वेश्चंस क्लास होगी, उसमें जो है इसका तो आंसर मैं दूंगा ही दूंगा आपको। और क्वेश्चंस जो हैं आपके, जब जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग सीटी के थ्रू पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। अभी मैं आपको एचसीवी की एक्सरसाइज पूरी मैं डाल के दूंगा। आई ट्राई माय बेस्ट कि कल रात तक या कल शाम तक अपलोड हो जाए। तो एचसीवी की जब मैं पूरी वो एक्सरसाइज डाल के दूंगा और इन सारे कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, उन सबको जब बार बार यूज करूंगा तो आप देखेंगे आपको क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी इस पूरे चैप्टर में। उसमें आपको मजा आ जाएगा। कंप्लीटनेस क्वेश्चंस के बाद ही आपको जाके आएगी। ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और पूरी एक्सरसाइज में आपके लिए डाल दूंगा। आप आराम से उसको पहले ट्राई करिएगा फिर लगाइएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। एक बात। दूसरी, थोड़े से इधर वीडियोस डिले हो रहे हैं उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। उसका रीजन क्या है कि मैंने अभी सेटअप यहाँ बनाना शुरू किया है। काम लायक सेटअप तो बन गया है बट कुछ चीजें रह जाती हैं छोटी मोटी इधर उधर, जिस वजह से दिक्कत होती है। ठीक है ना, जैसे मुझे पता नहीं था कि लाइट्स लगाने के बाद इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी इस रूम में, क्योंकि रूम थोड़ा सा अलग है, घर में सेपरेट मैंने रिकॉर्डिंग के लिए ले रखा है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि लाइट्स जो है बहुत हाई इंटेंसिटी लाइट्स जो मेरे चेहरे पे पड़ती रहती हैं, इससे पसीना बहुत आ रहा है। ठीक है ना, तो मैंने इसके लिए कुछ एसी का भी अरेंजमेंट किया है और भी छोटे मोटे अरेंजमेंट्स कुछ पेंडिंग रहते रहते हैं। कुछ घर में है तो घर के भी कुछ काम हो जाते हैं। ठीक है ना, मेरी थोड़ी सिस्टर की तबीयत खराब हो गई थी कल, तो इसलिए वीडियो डिले हो गया, नहीं तो अब तक ही अपलोड हो जाता। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय दिन के 1 बज रहे हैं, तो ये अभी तक अपलोड हो गया होता, लेकिन अभी सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ी देर बाद अपलोड होगा एडिट करने के बाद। सो ये छोटी मोटी जो है दिक्कतें हैं ये 1 वीक में रिजॉल्व हो जाएंगी। आप मुझे बस 1 वीक का टाइम दे दीजिए, 1 वीक में रिजॉल्व हो जाएगा। एसी का मैंने सब ऑर्डर कर दिया है और कई चीजें कर दी हैं। सब चीजें जब मतलब इंतजाम कर दिया है, सेटअप पूरा होते ही ग्रीन स्क्रीन भी ऑर्डर कर दिया ताकि साइड में व्हाइट ना होकर कुछ और अच्छा सा एक एक बैकग्राउंड आ जाए। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, बस 1 आध वीक की बात है। फिर आप देखिएगा वीडियोस भर भर के आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत किसी तरह की आपको नहीं होगी। ठीक है, तो इतना आप रिवाइज करिए। अभी क्लैरिटी आपको नहीं आएगी, बस आप इसको एक बार बस समझिए कि ऐसे होता है। अब जब मैं क्वेश्चंस का वीडियो डालूंगा तब आपको मजा आ जाएगा, तब आपको सब पूरी कंप्लीटनेस आ जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय।